वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विथ मनीष मास्टर। तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट हिंदी के क्वेश्चनों को जिससे व्याकरण से संबंधित है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जितने भी क्वेश्चन है आपके ओल्ड पेपर के क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आप मुझे नोट कर लेना, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है पुराने पेपरों के जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें से जो है ज़्यादातर वहीं से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है ज़्यादातर आपके आल्टी या फिर प्रवक्ता इन चीज़ों से लिए गए हैं। तो इसमें से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको नोट करना है, और जो क्वेश्चन आपको आता है उसको आपको नोट नहीं करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, जिस शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे हम कहते हैं आपके व्याकरण। तो व्याकरण इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो पिंगल शास्त्र है या फिर भाषा शास्त्र हम उसे नहीं कहेंगे, बल्कि हम क्या कहेंगे, व्याकरण कहेंगे। ठीक है, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो व्याकरण क्या होता है आपका, बी धन आधन करण। ठीक है, व्याकरण को हम बोलते हैं बी धन आधन करण। ये आपका संधि विच्छेद भी हो जाता है, कई बार पूछा जाता है। तो वी धन आधन करण आपका क्या हो जाता है, व्याकरण हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या होता है आपका, विशेष रूप से आख्यान करना होता है, यानी कि आख्यान मतलब व्याख्या करना। ठीक है, व्याकरण को किसी भाषा के लिखित और बोलचाल के रूपों का या अर्थता समझाने वाला शास्त्र कहते हैं। इसमें शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है। तो आपको याद रखना है कि व्याकरण जो है आपका क्या होता है, विशेष रूप से आख्यान करने वाला होता है। आख्यान का मतलब है जिसकी हम व्याख्या करते हैं। ठीक है, व्याकरण को किसी भाषा के लिखित और बोलचाल के रूप में जो हम समझने वाला शास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से हम किसका प्रयोग भाषा के लिखित और बोलचाल के रूपों का या अर्थता समझाने वाला शास्त्र कहते हैं। तो व्याकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोगों के नियमों का निरूपण होता है। अगर हम शुद्ध शब्द नहीं लिखेंगे, आगे पीछे कर देंगे शब्दों को, तो क्या हो जाएगा, उसका शब्द का निरूपण जो है बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो उसे हमें समझना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो गलत हो जाएगा वो। तो हम शब्दों के जो सही शुद्ध रूपों और प्रयोगों नियमों का जो निरूपण होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संज्ञा से रिलेटेड है। देखिए, संज्ञा से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो संज्ञा से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका संज्ञा से संबंधित है। आपको बताना है कि इसमें से आपका घर जिस शहर में है। देखिए, पीजीटी 2013 में पूछा गया था परीक्षा में। ठीक है, तो संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्वेश्चन है आपका, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा वेद सूचित करता है। तो आपको बताना है कि आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद आपको सूचित करता है। देखिए, जहाँ पे शहर का नाम बताया, स्थान की बात कर रहा है। स्थान को क्या बोलते हैं, हम संज्ञा ही बोलते हैं ना। किसी वस्तु स्थान प्राणी या फिर किसी वस्तु स्थान प्राणी या फिर शहर या फिर इन चीज़ों के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी संज्ञा हो जाएगी आपकी किसी स्थान के नाम को। ठीक है, शहर का नाम या देखिए स्थान के नाम को सूचित कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका समूहवाचक गलत हो जाएगा, आपका जातिवाचक गलत हो जाएगा, भाववाचक आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, व्यक्तिवाचक। ठीक है, जो व्यक्तिवाचक हम किसे कहेंगे, किसी शहर के नाम को कहेंगे, किसी के नाम को कहेंगे। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या फिर व्यक्ति का बोध होता है उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गांधी जी, गंगा, काशी, ये क्या है, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जब किसी शब्द से, जब शब्द से किसी शब्द से या कोई शब्द जैसे किसी एक वस्तु या फिर व्यक्ति का बोध कराता है तो हम उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम हो गया, गांधी जी हो गई, गंगा होगी, काशी होगी, ये सब क्या है, आपके नाम है। ठीक है, एक स्थान के नाम है, परमानेंट जो नाम है उसी के हैं। ठीक है, अब इसमें हम जो राम और गांधी जी देखेंगे, कहने से एक व्यक्ति का, और जो गंगा कहने से क्या हो रहा है आपका, एक नदी का नाम के पता चलता है। ठीक है, तो काशी कहने से आपको क्या हो रहा है, आपका काशी कहने से एक शहर का बोध होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, आपके व्यक्तिवाचक कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक श्लोक से संबंधित है, तो उसे भी हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बड़ा बड़ाई ना करे, बड़े ने बोले बोल, रेमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। तो काफ़ी अच्छा आपका ये पंक्ति है। ये पंक्ति भी आपको याद रखनी है। ये पंक्ति जो है आपके रहीम द्वारा लिखित है। तो रहीम की कई बार आपके जो पंक्ति होते हैं उसके बारे में पूछा जाता है कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं। ठीक है,
तो बड़े ने बड़ाई ना करे, बड़े ने बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। इसका जो लिखित पंक्ति हैं ये हैं आपके रहीम के। तो इसमें बड़े शब्द का प्रयोग हुआ है। जो ये बड़े शब्द है इसमें शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह क्या है आपका, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है या फिर विशेषण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, संज्ञा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। जो बड़े शब्द है इसमें जो बड़े शब्द का प्रयोग किया गया है संज्ञा के रूप में किया गया है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, बड़े शब्द का प्रयोग को संज्ञा कहेंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छा लिखित जो पंक्ति है ये, इसे आपको याद रखना है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ने बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल, ये आपका पंक्ति हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए जो ये पीजीटी है पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया था, इससे रिलेटेड हम थोड़ा बहुत तथ्य में भी पढ़ लेते हैं। तो रहीम द्वारा लिखित उपयुक्त पंक्तियों में आपके बड़े शब्द का प्रयोग संज्ञा के रूप में हुआ है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। उपयुक्त पंक्ति में बड़ाई, बोले बोल, बड़े शब्द की विशेषता बता रहे हैं, अतः विशेषण हुए और बड़े क्या हुए आपके शब्द संज्ञा हुई। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि जो बड़े हैं वो क्या आगे हो जाएगा आपका संज्ञा हो जाएगा, और जो बड़े शब्द की विशेषता बता रहे हैं यानी कि जो बड़ाई है या फिर बोले बोल है वो बड़े शब्द की विशेषता बता रहे हैं, तो वो क्या हो गया, ये आपके विशेषण हुए। ठीक है, बड़ाई और बोले बोल ये आपके क्या हो जाएंगे, विशेषण हो जाएंगे, और बड़े क्या हो जाएगा आपका शब्द संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, जो ये बड़े शब्द है ये क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या था, बड़े शब्द संज्ञा था। ठीक है, अब बात करते हैं आगे को, हम थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो इसमें आपका एक क्वेश्चन और है, द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति द्वार द्वार क्या है। देखिए आपको बताना है कि जो द्वार द्वार भटकने में प्रयुक्त जो द्विरुक्ति को किसे कहेंगे हम, जहाँ पर दो शब्दों का प्रयोग होता है, मतलब द्वार द्वार ऐसे इस तरह से आपको द्विरुक्ति यानी कि दो बार। ठीक है, इसे द्वार द्वार में क्या कहेंगे आप, इसे पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में कहेंगे, या फिर अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में कहेंगे, या भेद बताने के अर्थ में कहेंगे, या फिर समग्रता प्रकट करने के अर्थ में कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्वार भटकने में प्रयुक्त द्विरुक्ति द्वार क्या है आपका, समग्रता प्रकट करने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ये पीजीटी में पूछा गया था आपका 2000 में। तो द्वार भटकना संज्ञा शब्द की क्या है आपकी, द्विरुक्ति है। ठीक है, द्विरुक्ति है। जैसे ये शब्द जो है आपका द्वार संज्ञा शब्द द्विरुक्ति है। पहले तो पूछा जाएगा कि कौन सा शब्द है, द्वार क्या है आपका संज्ञा शब्द है। ठीक है, इसकी द्विरुक्ति है। द्विरुक्ति का अर्थ होता है दोहराना, यानी कि एक उक्ति को दो बार उच्चारित करना, किसी शब्द को दो बार आपके उच्चारित करना ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम द्विरुक्ति कहते हैं। इसकी रचना सार्थक शब्दों की आवृत्ति से होती है। प्रस्तुत वाक्य में द्वार क्या है, द्विरुक्ति का प्रयोग है। ये समग्रता प्रकट करने के अर्थ में होता है, यानी कि समग्रता मतलब साथ साथ। ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। द्विरुक्ति विभिन्न अर्थों का घोतक है जो इस प्रकार है। ठीक है, तो पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में क्या होता है, जैसे भाई भाई का प्रेम, ये क्या है आपका पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में होता है। अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में, जैसे दाने दाने का मोहताज होना, काले काले बाल, ये आपके क्या हो जाएंगे, आपके अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में हो जाएंगे। ठीक है, और पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में भाई भाई का प्रेम। और जो भेद बताने के अर्थ में आपका क्या हो जाएगा, आपका भेद बताने के अर्थ में रंग रंग के फूल, नए नए खेल, ये आपके भेद बताने के अर्थ में हो जाएंगे। एक जाति होने के अर्थ में आपके छोटे छोटे लड़के हो जाएंगे, और अभाव के अर्थ में छोटी छोटी वस्तु, फीका फीका रंग, और निश्चय के अर्थ में आएगा आएगा जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि आएगा और जाएगा क्या है, निश्चय के साथ में आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन आपका पीजीटी 2005 में पूछा गया है। तो इसमें जो क्वेश्चन है आपका, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहते हैं। तो संज्ञाओं के साथ आने वाली जो विभक्तियों को क्या कहते हैं, संश्लिष्ट कहते हैं, शिश्लिष्ट कहते हैं, या फिर विशिष्ट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी वाला हो जाएगा। देखिए जो संज्ञाओं के साथ आने वाले विभक्तियों को क्या कहते हैं, विशिष्ट कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इससे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। हिंदी व्याकरण में जो है विभक्तियों की प्रयोग जो है, जो विभक्ति होते हैं उसके प्रयोग की विधि निश्चित है। हिंदी में दो तरह की विभक्ति हैं आपके, विशिष्ट और संश्लिष्ट। ये भी आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी व्याकरण में विभक्तियों के प्रयोग की विधि निश्चित है
या फिर अनिश्चित है, ये भी पूछा जाता है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि हिंदी में दो तरह की विभक्तियां हैं, विशिष्ट संश्लिष्ट। कितने प्रकार की? दो प्रकार की, ठीक है। और संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियां क्या होती हैं आपकी? विशिष्ट होती हैं, अर्थात अलग रहती हैं। विशिष्ट का मतलब ही होता है अलग, ठीक है। जैसे राम ने सर्वनाम के साथ विभक्तियां संश्लिष्ट या फिर मिली होती हैं, जैसे उसका, तुमको, ठीक है, ये आ जाएगा उसका आंसर। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे उसका, तुमको, एक सर्वनाम के साथ विभक्तियां संश्लिष्ट या मिलती हैं तो किस तरह से मिलती हैं, और संज्ञाओं के साथ किस तरह से मिलती हैं, ठीक है। ये आपका राइट आंसर होता है। संज्ञाओं के साथ कहेंगे तो राम ने, और जो सर्वनाम के साथ विभक्तियां संश्लिष्ट मिलती हैं जैसे उसका और तुमको, ठीक है। सर्वनाम के साथ क्या मिलती हैं? संश्लिष्ट, यानी कि संज्ञा के साथ क्या मिलती हैं आपको? संज्ञा के साथ विशिष्ट, ठीक है, विशिष्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया है क्वेश्चन में, ये तो बच्चे को भी याद रहता है। तो हमारे देश में जयचंदू की कमी नहीं है। जयचंदू यानी कि संज्ञा के किस वेद के अंतर्गत आता है? देखिए, जो जयचंद हो जाएगा, आपको कई बार इसका प्रयोग किया जाता है जयचंदू का। तो जयचंद यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? जयचंद आ जाएगा आपका व्यक्तिवाचक, ठीक है, किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है तो ये आपका, सॉरी, ये व्यक्तिवाचक नहीं आएगा, आपका क्या आएगा? जातिवाचक आएगा, ठीक है। जैसे जयचंद की बात करते हैं हम, जैसे आपके यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास की बात करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास ने क्या लिखी है आपके? रामचरितमानस लिखा है। तो रामचरितमानस में जो उनकी जो व्याख्या की गई है गोस्वामी तुलसीदास की, तो वो भी आपका क्या आ जाएगा? आपका वो भी आपके जातिवाचक में आ जाएगा, ठीक है। और जयचंदू की कमी नहीं है, यहाँ पे जयचंद की बात की गई है, तो जयचंदू की बात कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है नेगेटिव करेक्टर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका जातिवाचक आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, थोड़ा इसको डिटेल में भी देख लेते हैं। कुछ व्यक्तियों में विचित्र गुण होते हैं या वे दुर्लभ गुणों के कारण उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। उन व्यक्तियों का नाम लेते ही उनका वह गुण दिमाग के सामने आ जाता है। ऐसी स्थिति में इनका जातिवाचक के रूप में प्रयोग होता है। जैसे भीष्म पितामह शब्द सुनते ही दृढ़ प्रतिज्ञा वाले व्यक्ति का चित्र सामने आता है। कुछ उदाहरण द्वारा इसे समझा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि कुछ नेगेटिव करेक्टर होते हैं, कुछ पॉजिटिव करेक्टर भी होते हैं, तो उनके बारे में जयचंद क्या है? नेगेटिव करेक्टर है, ठीक है। कुछ व्यक्तियों में भी कुछ विचित्र गुण होते हैं या फिर वे दुर्लभ गुणों के कारण उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं, इस कारण हम उन्हें चर्चा में रहते हैं। जैसे भीष्म पितामह सुनते ही हमें क्या पता चलता है? दृढ़ प्रतिज्ञा वाले व्यक्ति का चित्र सामने आता है। तो जब भी आपसे कोई भीष्म की बात करता है तो हमें क्या आता है? सीधे हमें महाभारत वाले भीष्म की बात आती है, ठीक है। अब देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे इसमें से हम, जो आपके क्या है? आपके जातिवाचक हैं, ठीक है। तो हमारे देश में जयचंदू की कमी नहीं है, ये आपका पहला हो जाएगा। दूसरा आ जाएगा विभीषणों से बचो। विभीषण भी कैसे है? रामायण का करेक्टर है, ठीक है। जब भी हम विभीषण नाम कह रहे हैं तो सीधे क्या आ रहा है आपका? रामायण के नाम आ रहा है। कलयुग में भी हरिश्चंद्र की कमी नहीं है, यानी कि कलयुग में आपके नेगेटिव करेक्टरों की कमी नहीं है, बहुत से हैं नेगेटिव करेक्टर, तो ये भी आपका वही है। और इसमें जो पॉजिटिव करेक्टर है क्या है आपका? वह एकलव्य है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। वह तो एकलव्य है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। तो इसमें क्या है? एकलव्य की पॉजिटिविटी बताई गई है कि वह गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है, तो इसे भी हम याद रखते हैं, ठीक है। ये भी आपका महाभारत का करेक्टर है, ठीक है। तो अब इसमें हम देखेंगे, जैसे जयचंद हो गया, विश्वासघात हो गया, विभीषण हो गया, आपका देशद्रोही हो गया, एकलव्य हो गया, गुरु भक्ति के प्रतिनिधि के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? जातिवाचक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें से आपको बताना है। देखिए, प्रवक्ता में आया था, आश्रम प्रवक्ता 2000 कितने में? 12 में आया था, ठीक है। तो इसमें है भाववाचक संज्ञा है, आपका बताना है। तो चिंता आपका क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपकी भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। परंतु आपका संज्ञा हो गया। तीर क्या हो गया आपका? तीर और तब, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। चिंता आपका कि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा डिटेल में भी पढ़ लेते हैं इसको पहले। जिस शब्द में किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, धर्म, भाव, स्वभाव इत्यादि का बहुत होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, क्रोध, चिंता, ममत्व, मनुष्यता, लड़कपन, ठीक है। तो ममत्व या कि प्रेम का है, ठीक है। तो ऐसे जो भाव होते हैं आपकी भाववाचक संज्ञा कहते हैं हम किसे? जैसे कि दया आ गई आपको किसी पे, दया, ठीक है। क्रोध आ गया आपके, चिंता आ गई, ममत्व की भावना आ गई, मनुष्यता की भावनाएं आ गई, लड़कपन है बचपन में, तो ये क्या आ जाएंगे? आपके भाववाचक संज्ञा आ जाएंगे।
अब राष्ट्र, ये अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्र की जो है आपको बताना है कि राष्ट्र की भावचिक संज्ञा कौन सी है। तो राष्ट्र का भावचिक संज्ञा क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, तो राष्ट्रीयता आ जाएगी, ठीक है, राष्ट्रीयता इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन हो जाएगा भावचिक संज्ञा, ठीक है, इसमें भी भाव ही आ रहा है, ठीक है। तो भावचिक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनती है, जातिवाचक संज्ञा, विशेषण से, सर्वनाम से, क्रिया से, अव्यय से। राष्ट्र एक जातिवाचक संज्ञा है जिसका इसका भावचिक संज्ञा में रूपांतर क्या हो जाता है आपका राष्ट्रीयता हो जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा राष्ट्रीयता। अब बताना है आपको सुंदर का बताना है, सुंदर की भावचिक संज्ञा क्या होगा सुंदर का। देखिए सुंदर का जो भावचक शब्द होता है आपका, सुंदरता भी कहते हैं हम और सौंदर्य भी कहते हैं, ठीक है। तो सुंदर का भावचक शब्द क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे, यानी कि डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। डी वाला ऑप्शन यानी कि ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे आपके। ये नवोदय विद्यालय 2014 में पूछा गया है। और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है आपका, कौन सा वाक्य है बताना है आपको। तो आज गणित के अध्यापक ने क्या है कक्षा नहीं ली, तो कैसा आपका आज्ञावाचक है, प्रश्नवाचक है, या फिर निषेधवाचक है, या फिर इच्छावाचक है। तो क्या आ जाएगा आपका नहीं ली, जहाँ पे करेक्टर की बात कर रहा है तो वहाँ पे आ जाएगा निषेधवाचक। आप सभी को पता है कि जहाँ पे नहीं, नाही, ना ऐसे शब्द आते हैं वहाँ पे निगेटिव यानी कि निषेधवाचक वाक्य आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कतिपय हिंदी व्याकरणों के द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है आपका, ये किया जाता है आपके सर्वनाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब सीधे हम देखेंगे। देखिए जो संज्ञा है का प्रतिनिधि कहा जाता है आपको सर्वनाम को, ये भी याद रखना है। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। तो श्रोता के लिए आपको मध्यम पुरुष का सर्वनाम का करना होता है, ठीक है, इसका प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं पहले हम इसमें। उत्तम पुरुष में आते हैं आपके मैं, हम, मुझे, मुझको, हमारा, ठीक है। जहाँ पे आपको क्या आएगा आपका अपना यानी कि सेल्फ की बात आएंगी, जहाँ पे मैं, हम, मुझे, मुझको, हमारा, ठीक है, जो आसपास अपने वाले में। मध्यम पुरुष में आएगा दूसरे वाले व्यक्ति में, जैसे कि तू, तुम, आप, तुझे, तुमको, तुम्हारा, ठीक है, दूसरे की बात कर रहे हैं। अन्य पुरुष में आपका क्या आएगा वह, वे, ये, इसे, इसको, उसे, उसको, ये आपके अन्य पुरुष में आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। तो आप सभी को पता है कि कोई कुछ का प्रयोग में किसके में किया जाता है आपका अनिश्चय, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, कोई आ रहा है या कुछ चीज़ें मुझे चाहिए या फिर कुछ पेन मुझे दे दो, तो ये क्या है आपके अनिश्चयवाचक है, उनकी संख्या आपकी निर्धारित नहीं की गई है, तो यह क्या आपके क्या हो जाएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये आ जाएगा आपका संबंध बोधक आ जाएगा, संबंधवाचक, ठीक है। अगर जैसा करोगे वैसा भरोगे में अगर मिश्र वाक्य भी आएगा तो मिश्र वाक्य भी है, ठीक है, ये मिश्र वाक्य भी है आपका, और क्या है आपका संबंधवाचक सर्वनाम भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है यह काम मैं अपने आप कर लूँगा। पंक्तियों में आप क्या है, तो आपके आपका निजवाचक है, निजवाचक का मतलब अपना, ठीक है, अपने आप कर लूँगा, ठीक है, इसकी बात कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा आपका निजवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप क्या है, ठीक है। अविकारी रूप मतलब ऐसा रूप जो हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक में नहीं होता है, ठीक है। वह का प्रयोग होता है भाई, उसका प्रयोग होता है, उनका प्रयोग होता है, उन्हें का प्रयोग नहीं होता। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी डी वाला नहीं ए वाला हो जाएगा वह का प्रयोग। तो हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप वह है। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है आपको बताना है। तो सर्वनाम क्या नहीं है आपका 10 गुना नहीं है, ठीक है, जो 10 गुना है वो आपका क्या आ जाएगा आपका सर्वनाम नहीं है। बाकी जो है सर्वनाम है, लेकिन जो 10 गुना है 10 गुना आपका कैसा है कर्मवाचक है, आवर्तीवाचक, या फिर उसका हम दुगुना वाला स्टाइल में है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे आपके ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है।
अब क्रिया से बात कर लेते हैं फिर। निखिल में से किस एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? संयुक्त क्रिया का मतलब होता है जहाँ पे नहीं हुआ है, यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे हो गया संयुक्त क्रिया। मैं अपने घर में रहूँगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है। बाकी आपके सही हो जाएंगे। स्वस्थ होना है, तुमको दवा पीनी पड़ेगी, भाई दो शब्दों का प्रयोग है। लड़का बस से मुझे चलता रहा, सॉरी इसमें जो डी वाला ऑप्शन आ जाएगा वो राइट आ जाएगा, ठीक है। बी वाला, सॉरी बी वाला।